नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच की जो समसामयिक घटनाएं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम क्रॉस सब्सिडी के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस सब्सिडी, तो क्रॉस सब्सिडी से हमारा तात्पर्य है बच्चों कि जैसे एक किसी वर्ग या समुदाय को हम किसी सेवा में या उत्पाद पर कुछ राहत देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मेरा कहने का मतलब उसके जो निश्चित मूल्य होता है उससे कम दरों पर कुछ उत्पाद देते हैं, किसी वर्ग को या किसी समूह को कम दरों पर सेवाएं या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जिसके एवज में जो दूसरा वर्ग होता है उस दूसरे वर्ग या समूह को हम वही वस्तु या उत्पाद कह लो, उत्पाद या सेवा एक्स्ट्रा मूल्य पर देते हैं, अतिरिक्त दर पर या अधिक दर पर देते हैं। तो इसे बोला जाता है क्रॉस सब्सिडी। हाल में ये जो चर्चा का विषय रही है वो इस बात को लेकर के चर्चा का विषय रही है कि अभी एक बिल बना है, विद्युत संशोधन बिल 2020, विद्युत संशोधन बिल 2020। उसमें ये बात की गई है हम क्या करते हैं कि जो कृषक हैं उनको या कृषि क्षेत्र या अन्य वर्गों को कम दर पर जो बिजली होती है वो उपलब्ध कराते हैं। कृषक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अन्य को हम सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराते हैं। सस्ती दर पर क्या उपलब्ध कराते हैं? बिजली। और यही बिजली इंडस्ट्री सेक्टर को उच्च रेट पर कराते हैं, उच्च रेट पर, अधिक दर पर कराते हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो अपने को एक तो उत्साह से कम महसूस करता है, दूसरा उसमें नकारात्मक, इस चीज का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अभी क्या किया है, विद्युत संशोधन बिल 2020 में जो कृषक है उनको नीतिगत दरों में ये बोला है कि हम नीतिगत जो दर हैं उनमें कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे, बल्कि किसान वर्ग को डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में सीधा सब्सिडी को प्रोवाइड करा देंगे। तो ये विद्युत संशोधन बिल 2020 में करने की बात की है। तो अभी ये चर्चा में इसीलिए है कि विद्युत विभाग से संबंधित ये बिल हाल ही में आया है। नेक्स्ट इशू की अगर हम बात करें बच्चों तो कामकाज एक्सरसाइज 2020, इसे एक नाम से और पुकारते हैं काकेशस 2020। काकेशस 2020, ध्यान रखना ये रूस में होने वाली एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कहां? रूस में होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी बायलेटरल मिलिट्री अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो कहाँ होती है? रूस में होती है। सितंबर के माह में भारत इसमें, सितंबर माह में भारत इसमें तीनों अपनी फोर्स को, जो तीनों सेनाएं हैं उनकी एक टुकड़ी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट के लिए भेजेगा। यह मेगा जो मिलिट्री ड्रिल है, ये माना जा रहा है कि ये जो मेगा मिलिट्री जो ड्रिल है वो उस समय हो रही है जिस समय पूर्वी लद्दाख में
जो ईस्ट लद्दाख है, ईस्ट लद्दाख में भारत और चीन को लेकर के, इंडिया और चाइना को लेकर के काफी गहरा तनाव की स्थिति उत्पन्न है। अब मैंने काकेशस जो क्षेत्र यूज किया है, तो दोस्तों ये काला सागर से लेकर के और कैस्पियन सागर के जो बीच का क्षेत्र है, इसे हम कॉकेशस क्षेत्र कहते हैं। इसके बीच में जो भी कंट्री आती है वो सब कॉकेशस क्षेत्र कहलाता है। वहीं से ये वर्ड लिया गया है, कॉकेशस 2020। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना और जो एससीओ कंट्री हैं, संघाई कोऑपरेशन जो कंट्री हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो इसमें भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, चीन, पाक और एससीओ में भाग लेने वाले अन्य कंट्री भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना, भारत और चीन दोनों ही क्या हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान एससीओ के मेंबर हैं। तब बात ये आती है कि ये हो कहाँ पे रहा है, रूस में। तो रूस का एक दक्षिणी रूस में एक क्षेत्र पड़ता है, अस्ट्राखान क्षेत्र। दक्षिणी, इसकी लोकेशन की बात करें तो दक्षिणी रूस में एक क्षेत्र पड़ता है अस्ट्राखान क्षेत्र। इसे कभी भी पूछा जा सकता है ये किसका क्षेत्र है, क्योंकि इस तरह के क्षेत्र को पूछ लिया जाता है। और ये वहां 15 से लेकर के 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत अपनी तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी भेज रहा है। अब हम बात करते हैं एससीओ की। एससीओ इसमें चर्चा में रहा है। तो एससीओ सर्वप्रथम 1995 में संघाई में, सबसे पहले 1995 में शंघाई में एक सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1995 में। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इनके साथ रूस और चीन, ये 5 देश उसमें शामिल हुए थे। तब इसे संघाई 5, इस सम्मेलन को नाम दिया गया था संघाई 5। और इसका उद्देश्य ये था कि एक दूसरे के बीच जो धार्मिक और नस्ली तनाव था, अगर हम इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो एक दूसरे देश के बीच जो धार्मिक और नस्लीय जो तनाव था, उस तनाव को आपसी सहयोग से दूर करना। उसके बाद 15 जून 2001 को इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है, 6वां सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान। इसमें वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल होता है। इसके बाद जैसे ही उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो 15 जून 2001 को औपचारिक रूप से एससीओ की क्या की गई, स्थापना। किससे? औपचारिक रूप से एससीओ की स्थापना की गई। उसके बाद सबको पता है वर्ष 2017 के अस्थाना सम्मेलन में, कजाकिस्तान की पहले राजधानी अस्थाना थी, जिसका आज नाम नूर सुल्तान है। अस्थाना सम्मेलन में भारत और पाक ने, इंडिया और पाक ने एक सदस्य के रूप में सदस्यता, एससीओ की सदस्यता ग्रहण की। पहले ये पर्यवेक्षक कंट्री थे। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जब हम एससीओ के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक
और आर्थिक, नेक्स्ट और लिख सकते हैं, और सुरक्षा। सुरक्षा, इनको सहयोग के साथ आगे बढ़ाना, मतलब इनके सहयोग के साथ विकास को आगे बढ़ाना। दूसरा अगर हम बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना, इसका फोकस है पर्यावरण का संरक्षण करना। दूसरा, ये मध्य एशिया की कंट्री याद आए तो मध्य एशिया में सुरक्षा की चिंता करना और आपसी सहयोग से कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसे दूर करना। नेक्स्ट, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और जो साइबर अपराध से निपटना, इन सबको सहयोग, ये देश आपसी सहयोग के साथ क्या करते हैं, बढ़ावा करते हैं। इनके साथ साथ आपसी ही सहयोग से तकनीकी और विज्ञान, आपसी सहयोग से तकनीकी और विज्ञान, उसके साथ साथ शिक्षा, उसके साथ साथ सांस्कृतिक, उसके साथ साथ यातायात और पर्यटन, इनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। एक दूसरे देश में सपोर्ट के माध्यम से इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो ये था एससीओ के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटरपोल। इंटरपोल हालिया दिनों में चर्चा में रहा था, अगस्त के अंतिम दिनों में इंटरपोल चर्चा में रहा था। तो इंटरपोल की बात करें, चर्चा में क्यों रहा था, ये बात आती है कि ये चर्चा में क्यों रहा था। तो चर्चा में इसीलिए रहा था कि पीएनबी घोटाले का जो आरोपी है, पीएनबी स्कैम का जो आरोपी है नीरव मोदी की वाइफ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है, रेड नोटिस इशू किया है। इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया है और ये इशू जो है 13,500 करोड़ 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले पर ईडी के आग्रह करने पर, ईडी ने आग्रह किया था इंटरपोल पर, प्रवर्तन निदेशालय ने उसके आग्रह करने पर यह नोटिस जारी किया कि भाई 13,500 करोड़ की जो जालसाजी नीरव मोदी ने की है, तो इनकी पत्नी के खिलाफ ये नोटिस जारी किया। अब बात आती है कि ये इंटरपोल है क्या। इंटरपोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ये पूछ ली जाती है क्योंकि ये मेल नहीं खा रही ना, इसीलिए ये जरूरी है याद करना। ये एक अंतर सरकारी संस्था है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन या संस्था है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लियो। एक बार इसे और चेक करना, पहले शायद ग्लैंड था, एक बार चेक कर लेना, लेकिन वर्तमान में क्या है? लियो। ये कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में पड़ता है। इसे एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है ना। ये फ्रांस में पड़ता है। मेंबर की बात करें कि इसमें सदस्य कितने हैं तो 194 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी
जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग। ये जो मैंने फुल फॉर्म लिखी है, ये स्थापना के समय इसका क्या था, स्थापना के समय इसका नाम था 1923 के समय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग। भारत इसमें वर्ष 1949 में इंडिया इसमें शामिल हुआ, तो भारत पुराने सदस्यों में से है। इंटरपोल जो नाम पड़ा था इसका, वो वर्ष 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ा था। अब हम इसके लक्ष्य की बात करते हैं कि इंटरपोल का आखिर लक्ष्य क्या है, टारगेटेड क्या है, क्या टारगेटेड लेके ये काम करता है। तो सबसे मुख्य लक्ष्य है इसका आतंकवाद से लड़ना। आतंकवाद से लड़ना इसका क्या है, सबसे मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद ऐसे समुदाय जो संकट की स्थिति में है उनको सुरक्षा देना, जो संकटापन्न समुदाय हैं उनको प्रोटेक्टिव करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, जनसामान्य और व्यवसाय के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस की व्यवस्था। सामान्य और व्यवसाय के लिए सुरक्षित स्पेस की व्यवस्था। भाई सुरक्षित रूप से स्पेस की क्या कराई जाएगी, या साइबर स्पेस की व्यवस्था कह सकते हो, सुरक्षित साइबर स्पेस की व्यवस्था की जाएगी जनसामान्य के लिए और व्यवसाय के लिए। जो अवैध व्यापार है, इल्लीगल मार्केट पर रोक, इल्लीगल जो मार्केट हो रही है उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ये काम करता है। इसी के नाम से एक महासभा और है, इंटरपोल महासभा और है इसी की, तो उसे भी देख लेते हैं कि क्या होती है इंटरपोल महासभा। इंटरपोल असेंबली महासभा, इसे भी देख लेते हैं। तो ये बोल सकते हो इंटरपोल का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। किसका, इंटरपोल का हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, हाईली प्रशासनिक निकाय है। किसका, इंटरपोल का, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो जो सभी मेंबर कंट्री हैं, मेंबर कंट्री जो हैं उनके सभी के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। और इसकी जो मीटिंग है वो पर ईयर 4 डे के लिए, प्रत्येक वर्ष 4 दिन के लिए इसकी क्या होती है, बैठक होती है, मीटिंग होती है। ये जो महासभा होती है, जो इंटरपोल की जो कार्यकारिणी समिति होती है, इसकी एग्जीक्यूटिव या वर्किंग कमेटी जो होती है, वर्किंग कमेटी जो होती है किसकी, इंटरपोल की, उसका इलेक्शन भी कौन करती है, यही महासभा करती है। उसका इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, इंटरपोल असेंबली के द्वारा। किसकी, जो इंटरपोल की कार्यकारिणी जो समिति होती है उसका चुनाव भी इंटरपोल महासभा के द्वारा किया जाता है। एक टर्मिनोलॉजी और आती है इंटरपोल सूचना। तो अभी इंटरपोल सूचना ही चर्चा में रही है। मेरा कहने का मतलब इंटरपोल सूचना से यह है, यदि कोई व्यक्ति अपने देश से अपराध करके भाग जाता है या भागा हुआ होता है
और उसे देश में आत्मसमर्पण के लिए या वापस बुलाने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की जो संबंधित मूल देश से इंटरपोल को नोटिस जो निर्गत किया जाता है। मान के चलिए नीरव मोदी भारत से बाहर चला गया, कोई अपराध करके या भ्रष्टाचार करके, अब ये बाहर चला गया तो इसे वापस बुलाने का काम या इसका आत्मसमर्पण का काम, ऐसे दोनों के लिए जो मूल देश होता है जहां से ये भागा है, वो मूल देश क्या करता है, इंटरपोल से आग्रह करता है और नोटिस निर्गत करता है और कहता है कि भाई तुम इसके खिलाफ नोटिस निर्गत कीजिए। समझ में आ रही होगी बात। मेरा कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति अपने देश से अपराध करके भागा हुआ होता है, उसे देश में वापस बुलाने या आत्मसमर्पण करवाने अथवा इसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित मूल देश इंटरपोल को नोटिस निर्गत करने को कहता है। जैसे अभी ईडी ने कहा भाई संबंधित सरकार का विभाग, हमारे यहाँ प्रवर्तन निदेशालय इस काम के लिए है, तो प्रवर्तन निदेशालय ने आग्रह किया भाई कि जो हमारे यहाँ से नीरव मोदी भागा है उसके खिलाफ क्या इशू करिए, एक नोट्स इशू करिए। इंटरपोल 8 प्रकार के नोट्स इशू करता है, 8 टाइप नोट्स होते हैं इसके, नोटिस। वैसे तो डिटेल में हम इस पे एक वीडियो भी डालेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसे क्लियर करवा देते हैं। अभी जो नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ जो किया है वो लाल सूचना, रेड कॉर्नर नोट्स किया है, लाल सूचना नोट्स। इसके बाद जो होता, कोई अपराधी भाग जाता है उसके लिए होता है, उसका प्रत्यार्पण या आत्मसमर्पण करवाने के लिए ये नोट्स जारी किया जाता है। दूसरा होता है नीली सूचना, नेक्स्ट होता है काली सूचना नोट्स, काली सूचना नोटिस। नेक्स्ट होता है हरी सूचना नोटिस, हरी सूचना नोट्स या नोटिस। नारंगी सूचना नोटिस होता है, बैगनी नोटिस होता है, और इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष सूचना भी होती है। इंटरपोल यूएनएससी की विशेष स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नोट्स, विशेष सूचना नोटिस भी होता है, बैगनी भी होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक वो 1 2 3 4 5 6, एक बैगनी 6, नारंगी 7, एक नारंगी 7, एक नारंगी होता है और एक पीला नोट्स होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नोट्स होते हैं। इनके बारे में जब वीडियो बनाएंगे तब वहाँ डिस्कस, इनकी स्पेशल जो क्लास कराएंगे इंटरपोल की, या जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होंगे, संगठन होंगे, तब उसमें उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हनी मिशन है। तो इंटरपोल इसीलिए चर्चा में रहा था। तो हनी मिशन के बारे में या इसे कह सकते हैं मधु अभियान। अगर इसके प्रारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में कबिक के द्वारा की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा की गई थी। इसका कार्य है मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण देना। अगर इसके कार्यवर्ग की बात करें तो मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण देना। दूसरा जो इसका काम है वो ये है, जो मधुमक्खी के बक्से होते हैं उन बक्सों को मुहैया कराना। उद्देश्य की बात करें कि भाई जब तुम मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दोगे तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं
ग्रामीण सेक्टर में, कहा, रूरल एरियाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लाइवलीहुड का साधन बन जाएगा, आजीविका का एक अच्छा साधन बन जाएगा। तो ये था हनी मिशन। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, देखो अपना देश। तो देखो अपना देश में भारत सरकार ने जो कोविड-19 के दौर में, कोविड महामारी जो थी उस दौर में, देखो अपना देश, तो सबको पता है जो कोविड-19 था, ये कोविड-19 वैश्विक महामारी है, वर्ल्ड पेंडेमिक है, ग्लोबल पेंडेमिक है। इस दौरान जो हमारा पर्यटन था वो पूर्ण रूप से, या दुनिया का जो पर्यटन था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, इस दौरान थम गया था। क्या थम गया था? पर्यटन पूर्ण रूप से थम गया था। तब तो आवश्यक है कुछ ना कुछ उसके लिए क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। तब भारत सरकार ने, इसके पर्यावरण मंत्रालय ने, या ऑल ओवर अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने देखो अपना देश एक अभियान चलाया, जिसका जो संचालन है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग। हाल में चर्चा की बात करें तो इसी के तहत पर्यावरण मंत्रालय ने इसी के अंतर्गत हैदराबाद में, जो हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत है, हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत, उन पर 50वें वेबिनार का आयोजन किया। उन पर 50वें वेबिनार का आयोजन किया है। और ये आयोजन वर्चुअल टूर सीरीज है। क्या है? वर्चुअल टूर सीरीज। तब तो हमें ये देखना चाहिए देखो अपना देश क्या है। तो देखो अपना देश पर अगर हम बात करें तो ये भारत में गंतव्य स्थलों की जानकारी प्राप्त कराना इसका काम है। पूछे ये क्या है तो आप बताओगे भारत में गंतव्य या पर्यटन स्थलों की जानकारी इस पे की जा सकती है। मतलब बिना तुम फिजिकल स्टेट में घूमे हुए भी एक ऑनलाइन रूप से, वर्चुअल टूरिंग रूप से अपना घर बैठे वर्चुअल टूरिंग कराने की शुरुआत की है। मतलब घर बैठे वर्चुअल टूरिंग की शुरुआत, घर बैठे वर्चुअल टूरिंग की क्या की है, टूरिंग की शुरुआत की है। इसमें क्या होता है कि ये जो शो होते हैं उनको एक्सपर्ट होस्ट करते हैं और कई मशहूर जगह के बारे में बताते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट आते हैं इसके शो में और वो क्या करते हैं, कई मशहूर, जैसे अभी हैदराबाद पे हुआ है 50वां वेबिनार, तो हैदराबाद की कई जो विरासतें हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे हैदराबाद की पुरानी हवेली, अभी जो हुआ है 50वां, तो किसके ऊपर हुआ है, हैदराबाद के ऊपर हुआ है। तो हैदराबाद की जो हेरिटेज है, उन हेरिटेज के बारे में वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे पुरानी हवेली कहाँ की है, इसे याद रखना, पूछ सकता है किस जगह की, हैदराबाद की। इसके बारे में बताएंगे। चार मीनार के बारे में बताएंगे, हैदराबाद की चार मीनार। चौमहला के बारे में बताएंगे, चौमहला पैलेस, चौमहला जो पैलेस है उस पैलेस के बारे में बताएंगे। गोलकुंडा किला के बारे में बताएंगे, गोलकुंडा जो किला है उसके बारे में बताएंगे। मक्का मस्जिद के बारे में, ये सब हैदराबाद की है, मक्का मस्जिद के बारे में। कुतुबशाही मकबरा के बारे में, कुतुबशाही
मकबरा के बारे में उस प्रोग्राम में एक्सपर्ट क्या करेंगे, एक्सपर्ट बताएंगे। वारंगल किला के बारे में बताएंगे, कुतुबशाही लकड़ी के महल के बारे में बताएंगे, सालार जंग संग्रहालय के बारे में बताएंगे, पैगाह मकबरा के बारे में बताएंगे। पैगाह मकबरा या वारंगल, जो वारंगल किला है उसके बारे में बताएंगे, सालार जंग संग्रहालय के बारे में बताएंगे, कुतुब लकड़ी के महल के बारे में बताएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो अपना देश की तारीफ भारत में ही नहीं की गई, अन्य देश भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि देखो भारत ने ये कितना अच्छा काम किया है। पर्यटन के लिए भारत ने वर्चुअल टूरिंग स्टार्ट की है, जिसमें वो एक्सपर्ट इसके शो में आएंगे, होस्ट करेंगे इस शो को, और वो हर एक जगह के बारे में बारी बारी से करेंगे। ये 14 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया था, 14 अप्रैल 2020। अगर मैं इसके संचालन की बात करूं कि संचालन कौन करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका एक विभाग है, उस विभाग का नाम है ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ये विभाग क्या करेगा, इसका संचालन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लोकायुक्त। लोकायुक्त नागालैंड को लेकर के चर्चा में रहा है। अभी चर्चा की अगर मैं बात करूं इसकी, तो नागालैंड की जो सरकार है या नागालैंड की जो एक याचिका डाली गई थी नागालैंड में, अगर मैं बताऊं आपको, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बोला है, नागालैंड में लोकायुक्त को लेकर के क्या डाली थी, याचिका, और इसकी सुनवाई को तैयार है कौन, सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इसीलिए ये क्या है, चर्चा में है, जिसमें राज्य में लोकायुक्त के कामकाजों को लेकर सवाल खड़े करने की बात की है कि राज्य में जो लोकायुक्त के कामकाज हैं, इसके जो कामकाज हैं उन पर क्या करें, सवाल खड़े किए हैं। तब वहां की राज्य सरकार ने क्या बोला है, आर्टिकल 142 का सहारा लिया है, ध्यान रखना। वहां की राज्य सरकार ने आर्टिकल 142 का सहारा लिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने संविधान के अनुच्छेद 144 का सहारा लिया है, और राज्य सरकार ने यह बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बोला है, 142 के अंतर्गत। ये किससे बोला है, सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसमें पहले तो राज्य सरकार किससे बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट से बोल रही है। उसने ये कहा है कि अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी का अनुरोध किया है उसने कि नागालैंड लोकायुक्त संस्थान, नागालैंड लोकायुक्त संस्थान प्लस नागालैंड लोकायुक्त अधिनियम, नागालैंड लोकायुक्त एक्ट, ये बना था 2013 में, एक्ट 17 में, 13 में तो लोकपाल विधेयक बना था, है ना, ये राज्यों में लोकायुक्त होता, 2017 में बना था। उन्होंने ये बोला है कि जो नागालैंड लोकायुक्त संस्थान है, इसकी इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठता, और नागालैंड लोकायुक्त एक्ट की भावना, इसकी सत्यनिष्ठता और इसकी भावना संरक्षित रहे। जब भी सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट लोकायुक्त के बारे में, तो नागालैंड लोकायुक्त संस्था की सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और इसकी भावना क्या रहे, संरक्षित रहे, इनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बात बोली है राज्य सरकार ने आर्टिकल 142 का सहारा लेकर।
तो तब तो हम, इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट पर कार्यभार है, तब तो निश्चित रूप से आर्टिकल 142 पढ़ना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उल्टा सीधा आर्टिकल तैयार करते हैं, लेकिन जो चर्चा में रहते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो आर्टिकल 142 क्या बोलता है, जब किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, मान के चलो कहीं पर कोई कानून लागू नहीं किया गया, कोई अन्य कानून जो है वो लागू नहीं किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने आदेश को सर्वोपरि रखेगा। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है वो क्या होता है, सर्वोपरि होता है। ये क्या कौन बोलता है, जब तक कोई कानून किसी क्षेत्र में लागू नहीं हुआ तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि होता है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें यह भी बोला गया है कि संसद ने कोई कानून बनाया, संसद ने क्या किया, कोई कानून बनाया, और उस कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इसी कानून के अंतर्गत, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज या स्वयं की अवमानना की जांच हो या दंड को सुरक्षित करते हैं। तो ध्यान रखना, संसद ने कोई कानून बनाया, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या बनेगा, भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए, ठीक है ना, या संपूर्ण भारत बोल सकते हो, संपूर्ण भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, किसी व्यक्ति की मौजूदगी, व्यक्ति की मौजूदगी, दूसरी बात किसी कोई दस्तावेज हो सकता है, किसी दस्तावेज या स्वयं की अवमानना, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना होती है तब भी स्वयं की अवमानना, मतलब कोर्ट के आदेश का कोई उल्लंघन करता है, या तो किसी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज को लेकर या स्वयं की अवमानना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट वहां जांच बैठा सकता है और दंड को सुरक्षित कर सकता है। मतलब जांच और दंड दोनों कौन सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा सुप्रीम कोर्ट। इस चीज को ध्यान में रखना है। किसके तहत, आर्टिकल 142 के तहत। तब हम थोड़ा सा लोकायुक्त को भी पढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है और ये एक्ट 2013 के तहत बना था। लोकपाल ने ही आदेश दिया था कि प्रत्येक राज्य अपने यहां क्या बनाए, लोकायुक्त। सेंटर से संबंधित जो सिविल सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनकी जानकारी और अन्य पदाधिकारियों की जानकारी करता है लोकपाल, और राज्य से संबंधित सेम जो जानकारी करता है वो लोकायुक्त करता है। जैसे इसे हम भ्रष्टारोधी प्राधिकरण भी कहते हैं। कोई पूछे क्या है तो आप बताओगे भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण, मतलब एक अथॉरिटी है सरकार द्वारा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। किसके लिए है, सरकार द्वारा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व। लड़की क्लास की चिंता नहीं है तुझे, 7:15 से क्लास है ना, अब तू मस्ती कर रही है यहीं पे। तो सरकार द्वारा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। दूसरी बात, जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, लोक सेवक जो होते हैं, उन लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन,
इनकी क्या करती है, इनकी जांच करती है। तो मेरा कहने का मतलब है लोकायुक्त एक अथॉरिटी है जो सरकार के हितों, जो जनता, सरकार द्वारा जनता के हितों का ध्यान रखती है। दूसरी बात, ऐसे लोक सेवक जो भ्रष्टाचार करते हैं या कुप्रशासन, शासन को कुप्रशासन तरीके से चलाते हैं, उनकी जांच करती है। जब हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि किसको लोकायुक्त बनाया जाता है, तो ध्यान रखना उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व ही केवल न्यायाधीश होना चाहिए। इसके लिए परामर्श लिया जाता है, जिस राज्य का बनाते हैं उस राज्य के सीएम से, उसके विधानसभा अध्यक्ष से, उसके विधान परिषद अध्यक्ष से, विधानसभा के विपक्ष के नेता से और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से क्या ली जाती है, परामर्श ली जाती है। और उसके परामर्श के आधार पर राज्यपाल क्या करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, इसके हटाने का जो प्रोसेस है वो महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा इसे हटाया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहले तो मैं आपको बात स्पष्ट कर देता हूं इसके बारे में कि राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती। दूसरी बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। जब संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर कहां उल्लेख है, तो एक रूल है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके रूल 198 के तहत, के रूल 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया चलती है। ध्यान रखना इस बात को। इसमें क्या होता है, अभी चर्चा में क्यों है इस बात को भी देख लेते हैं कि केरल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस समय। केरल में क्या है, अगर मैं चर्चा की बात करूं, केरल में कौन है, कांग्रेस सरकार। तो इसके खिलाफ जो विपक्षी दल है वो क्या लेके आया है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तभी चर्चा में भी बता दिया ये होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है। तो ध्यान रखना, ये एक संसदीय प्रस्ताव होता है। ये कहां चलाया जाता है, संसद में। ये क्या होता है, संसदीय प्रस्ताव होता है, इसका प्रोसेस संसद में चलता है, ठीक है ना, संसदीय प्रस्ताव होता है। दूसरी बात, ये कोई दल वर्तमान सरकार के विरुद्ध ला सकता है, कोई भी दल वर्तमान सरकार के खिलाफ या विरोध ला सकता है। कब ला सकता है, जब वो उसकी किसी दोष पर, किसी गलती पर या फिर
किसी चूक पर, और ये उजागर करते हैं वो मंत्रिमंडल में। अगर ये चीज उजागर हो जाती है मंत्रिमंडल में, ये चीज क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, और जब ये चीज उजागर हो जाती है तो सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाती है। ठीक है ना भाई, ये चीज करते हैं और कहते हैं कि ये सरकार चलाने लायक नहीं है, तो क्या करिए, इनकी मांग करिए। बात आती है अविश्वास प्रस्ताव हर समय आ जाएगा, तो ध्यान रखना अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसद लोकसभा के का क्या होना चाहिए, समर्थन होना अनिवार्य है। जब तक 50 सदस्य समर्थन नहीं देंगे अविश्वास प्रस्ताव आएगा ही नहीं। ठीक है ना, फिर प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृत किया जाता है। भाई 50 सदस्यों ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया कि भाई इस सरकार के खिलाफ क्या आना चाहिए, समर्थन। सांसद लाएं, ठीक है ना, राज्यों में एमएलए ला सकते हैं, सिंपल सी बात है। तब क्या होगा, प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृत किया जाता है। विचार के लिए स्वीकृत किसके द्वारा, सदन के अध्यक्ष द्वारा, और वो अध्यक्ष सुनवाई की एक तिथि को निर्धारित कर देता है कि इस तिथि को क्या की जाएगी, इस पर बहस होगी। और जब चर्चा का अंत होता है, बहस का अंत होता है, तो पीएम को उसका क्या करना पड़ता है, उत्तर देने पड़ते हैं। जितने भी आरोप होते हैं उन सब आरोपों के उत्तर कौन देगा, पीएम देगा। ध्यान रखना, अगर अपेक्षित मत पड़ता है, मत कैसा होता है, अपेक्षित इच्छा के अनुरूप न होना, तब पीएम को इस्तीफा देना होता है। और यदि पीएम इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति पहल चलाता है और उसे उसके पद से हटा देता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना कि पीएम को उस समय पीएम को अंतरिम कार्यकारी घोषित किया जाता है, लेकिन उस दौरान पीएम ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकता, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय पीएम उस समय नहीं लेगा। ठीक है ना, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, और ये केरल में क्या है, अभी चर्चा में है। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है ना, ये लोकसभा में लाया जाता है या राज्यों में विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद या राज्यसभाओं में नहीं लाता। नेक्स्ट टॉपिक है मुंबई में उपनगरीय जो रेलवे प्रणाली है उसकी एक परियोजना है, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड चर्चा में क्यों है, इसे देखते हैं कि भाई ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसीलिए है कि हाल में भारत सरकार प्लस महाराष्ट्र सरकार प्लस मुंबई रेलवे विकास निगम, मुंबई रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लस अंतरराष्ट्रीय संस्था है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई संरचनात्मक निवेश बैंक, इन्होंने आपस में मिलकर के 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। और यह समझौता में इनको 5 साल की छूट दी गई है कर्ज के लिए, और अवधि है इसकी कर्ज वापस करने की
30 वर्ष। और ध्यान रखना ये जो पैसा दिया गया है वो रेलवे जो उपनगरीय प्रणाली है उसके नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी नेटवर्क जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, साथ में उसकी सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा में सुधार के लिए क्या दिया गया है, ये पैसा दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही देख लेते हैं कि आकर कर AIIB जो हमने डिस्कस की है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक कहते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, पूछते हैं आकर कर क्या है। तो आप बताओगे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग कहाँ है, सबको पता होनी चाहिए, चीन में है। स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी, लेकिन जो कार्यकलाप स्टार्ट हुआ था वो 2016 से हुआ था। और टोटल अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो 102 इसमें क्या है, सदस्य देश हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें, क्या कर इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया क्षेत्र में इसके ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट है एशियाई क्षेत्र में बुनियादी संरचना का विकास। जैसे अभी उपनगरीय रेलवे स्टेशन बन रहा था, ये भी तो एक बुनियादी संरचना है, हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, इस तरह की संरचना के विकास के लिए पैसा देता है। ध्यान रखना ये चीन द्वारा प्रस्तावित बैंक है, चीन द्वारा प्रस्तावित बैंक है। इसकी जो पूंजी है, टोटल पूंजी वो $100 बिलियन, कितनी है, ये माना जाता है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट, एशिया विकास बैंक की लगभग 2/3 पूंजी है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो ये वर्ल्ड बैंक की आधी पूंजी के बराबर है, 1/2 पूंजी के बराबर है। किसकी पूंजी, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पूंजी, ठीक है ना। ADB से 2/3 और वर्ल्ड बैंक से 1/2 आधी है। और हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इसका जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो कौन है, भारत है। मतलब भारत ने सबसे ज्यादा इससे ऋण ले रखा है, लाभ ले रखा है, ठीक है। तो ये थी AIIB के बारे में। नेक्स्ट हुरिकेन लोरा के बारे में बात करते हैं। एक चक्रवाती तूफान है जो कैरिबियन सागर में आया था, लगभग जो USA का पूर्वी तट है जहां फ्लोरिडा वगैरह और कई खाड़ियां भी हैं, वहां आया था हुरिकेन लोरा, हुरिकेन लोरा, ठीक है। तो क्या है ये आपसे पूछे तो बताओगे चक्रवाती तूफान, व्हाट, तो बताओगे चक्रवाती तूफान, ठीक है। इसे श्रेणी, तूफानों की श्रेणी 4 में सम्मिलित किया गया, वर्गीकृत किया गया कि जो आया है वो श्रेणी 4 में आया है। कौन सा, लोरा, ये LAURA है, LAURA, लोरा, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो प्रभाव है वो USA के फ्लोरिडा, इसके प्रभाव की बात करेंगे कहाँ प्रभावित किया है, तो USA के फ्लोरिडा तट को और खाड़ी जो है उसके तट को इसने क्या किया, बुरी तरह प्रभावित किया, तबाही मचाई है वहां पे।
अब आपसे पूछते हैं ये हरिकेन क्या है। तो कैरेबियन सागर में जितने भी तूफान आते हैं उनको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात करूं कि ये कौन सा तूफान है, तो ये उष्ण चक्रवाती तूफान है। उष्ण चक्रवाती तूफान क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली वो विनाशकारी होते हैं, वो विनाशकारी होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो लगभग 80 से 300 किलोमीटर होता है। कितना? 80 से 300 किलोमीटर के एरिया में। अगर मैं इसकी गति की बात करूं, स्पीड की, तो इसकी जो मोशन होती है, गति जो होती है, वो गति होती है 28 से 32 किलोमीटर। 28 से 32 किलोमीटर। स्पेशल अगर मैं हरिकेन की गति की बात करूं, तो हरिकेन की जो गति होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यान रखना, हरिकेन की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है ना। हरिकेन जो होता है स्पेशल सागरों पर अधिक तेज चलता है। और उस कड़ोंदी जो चक्रवात होते हैं उनको ऊर्जा का ही एकमात्र स्रोत क्या होते हैं? सागर ही होते हैं। इनकी जो दिशा है, या हरिकेन की जो दिशा है, वो पूर्व से पश्चिम होती है। जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनों के समकक्ष उन्हीं की डायरेक्शन में ये चलती हैं। कभी कभी तीव्र वर्षा भी करती हैं। ये निम्न दाब का केंद्र होते हैं, ये निम्न दाब का केंद्र होते हैं, ध्यान रखना। और इसमें अनेक वाताग्र नहीं होते, और कई जगह इसमें भिन्न भिन्न टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर चेंज होने पर ही ये इनकी डायरेक्शन निर्धारित की जाती है। इनकी अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, तो ओरिजिन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, तो इनके लिए कम से कम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे डिटेल में हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाएंगे इनको। और पानी की जो गहराई है, वो गहराई कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, तब वो एनर्जी ले पाएगा। और परिभ्रमण जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो 0 से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें ऊर्ध्वाधर वायु का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर वायु का प्रवाह नहीं होना चाहिए। वायु ऐसे नहीं उठनी चाहिए, वायु ऐसे चलनी चाहिए। टेम्परेचर जब निम्न बनेगा, निम्न दाब का केंद्र बनेगा, तो खुद ही ये पानी लेकर के ऐसे करके चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ दाब निम्न होगा, वैसे वैसे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम इनके जैसे कैरेबियन जो सागर है, तो ये यूएसए है, तो यहाँ ये कैरेबियन सागर है। यहाँ उष्ण चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। अगर यहाँ मैं बात करूं तो ये चीन है, तो दक्षिण चीन सागर जो है, देखो ये यूएसए होगा, तो या ग्रीनलैंड होगा, या यूरोप होगा। उससे आगे क्या होगा? उससे आगे रसिया होगा, रसिया के नीचे क्या होगा? चीन होगा। तो चीन में इसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। किसे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को। यही इसके नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस में बेगयू कहते हैं। फिलीपींस ये है, यहाँ बेगयू बोलते हैं। यहाँ जापान है, तो जापान में इसे टाइफू बोलते हैं। जापान में क्या बोलते हैं उस चक्रवात को? टाइफू बोलते हैं। हिंद महासागर यहाँ है, हिंद महासागर में इसे साइक्लोन या तूफान, ठीक है ना, तूफान कहा जाता है। हिंद महासागर में ज्यादातर ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ठीक है ना, तो वहां इसे साइक्लोन बोला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ इसे बिली बोला जाता है, बिली बोला जाता है। ये लोकेशन के आधार पर इनका नाम चेंज भी कर दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है, याद कर लेना। ये पहले भी 1-2 बार आया, तब भी मैंने ये करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इसके हरिकेन के बाद जो डिस्कस करना है हमें, वो है बच्चों निर्यात तैयारी सूचकांक, EPI, एक्सपोर्ट प्रीफर्ड इंडेक्स। निर्यात
तैयारी सूचकांक 2020, ETI 2020 भी कह सकते हो। इसे जारी कौन करता है? तो ध्यान रखना, नीति आयोग इसे क्या करता है? जारी करता है। इसमें रैंक जो आई है भारत की, तो ये रैंक नहीं, इसमें भारत का जो प्रति व्यक्ति निर्यात आया है, भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात वो आया है बच्चों $241। ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति $241 का क्या करता है? निर्यात करता है। और भारत की विश्व निर्यात में जो भागीदारी है किसकी? भारत की, वो है 1.7%। 100 रुपए का अगर निर्यात होता है तो 1.7 रुपए का निर्यात कौन करता है? भारत करता है। और भारत ने अपना लक्ष्य भी रखा है कि भाई हम इसे 5% पर लेकर के आएंगे। राज्यों में अगर बात करें तो शीर्ष पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर तमिलनाडु है। वहीं में अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर दिल्ली है। हिमालयी राज्यों की मैं बात करूं तो पहले स्थान पर उत्तराखंड है। वहीं में अगर लैंडलॉक राज्यों की बात करूं तो पहले स्थान पर क्या है? राजस्थान है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक ICICI बैंक के बारे में। इसने क्या किया चर्चा में, ये इसीलिए है कि हाल में इसने ये बोला है, या ये ऐसा पहला बैंक बना है, कौन सा बैंक? पहला बैंक बना है जो ऋण देने वालों को, किसी भी क्षेत्र के ग्राहकों को ऋण लेने की पात्रता के मूल्यांकन के लिए अब ये क्या करेगा? उपग्रह से प्राप्त डेटा इमेजरी का प्रयोग करेगा। किसका? उपग्रह से प्राप्त डेटा इमेजरी का उपयोग करेगा। किसके लिए? ऋण देने वाले ग्राहकों के लिए। उससे क्या होगा कि अब इसे आसानी से ग्राहक की भूमि के बारे में, उसकी फसल पद्धति के बारे में और उसकी सिंचाई के बारे में आसानी से इस उपग्रह डेटा इमेजरी से पता चल जाएगा। ऐसा करने वाला ICICI पहला बैंक बना है। ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है INS विराट। INS विराट इसीलिए चर्चा में कि इसका नाम हाल में गिनीज बुक में लिया गया है। INS विराट चर्चा में इसीलिए नाम किस में आ गया है? गिनीज बुक में आ गया है इसका। अब गिनीज बुक में नाम क्यों आया है? कि ये विश्व का सबसे अधिक सेवा देने वाला, सबसे अधिक विश्व का, वर्ल्ड में सबसे अधिक मैक्सिमम सर्विस देने वाला एक जलयान बना है। युद्धक जलयान बना है। सबसे ज्यादा सेवा दी है इसने, युद्धक जलयान बना है ना। वैसे तो ये मूलतः अंग्रेजों का था, लेकिन भारत ने इसे 1946 में अंग्रेजों से खरीदा था। ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंपा नदी। पंपा नदी केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पंपा जो नदी है वो क्या है? केरल की थर्ड लंबी नदी है। अगर पहली की बात करें तो सबको पता है पेरियार है। दूसरी की बात करूं तो भरतपुजा ये है। तो ये जो पंपा नदी है इसे दक्षिण की भागीरथी भी कहते हैं और बारिश नदी भी कहते हैं। इसका नाम एक और क्या है? दक्षिण की भागीरथी या बारिश नदी। ध्यान रखना। इसी के तट पर जो भगवान अयप्पा हैं, उन भगवान अयप्पा का मंदिर है जिसे हम क्या बोलते हैं? सबरी माला मंदिर, जो हमेशा तमिलनाडु में ये चर्चा का हमेशा ये क्या रहता है? चर्चा का विषय रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पुलिकली। ये भी केरल की एक लोक कला है। पुलिकली जो है, पुलिकली क्या है? केरल की एक लोक कला। केरल की लोक
कला। इसका मंचन जो किया जाता है वो ओणम त्योहार पे किया जाता है। इसका जो मंचन किया जाता है वो ओणम के अवसर पर, ओणम जो त्योहार होता है केरल में उसके अवसर पर किया जाता है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है बांगों की कीड़ा, मतलब प्ले ऑफ टाइगर। इसका जो मतलब होता है बांगों की कीड़ा, या कह सकते हो प्ले ऑफ टाइगर, प्ले ऑफ टाइगर इसका मतलब होता है। ये शब्द आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो ये माना जाता है या बताया जाता है कि 200 वर्ष पहले कोचीन के एक महाराजा थे जिनका नाम था राम वर्मा सकदन दामपुरन। राम वर्मा सकदन दामपुरम। तो राम वर्मा सकदम दामपुरन ने इसका आयोजन किया था सर्वप्रथम 200 वर्ष पहले, ये सामान्यतः बताया जाता है वहां। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कशन में हम फिर मिलते हैं। ये जो डिस्कशन था वो था 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2020 के बीच का। जय हिंद, जय भारत।